वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा सेकंड लेक्चर है एसपी के ऊपर और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्रेटरी टॉपिक। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सेक्रेटरी का ओरिजिन देखा था, उसका मीनिंग देखा था, डेफिनेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने स्किप कर दिए थे। फिर फीचर्स और इंपॉर्टेंस देखा था। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी से स्टार्ट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी और एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी कौन रखता है? कोई इंडिविजुअल रखता है, कोई एक्टर, कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, जो बहुत बिजी है पर्सनालिटीज़, वो लोग रख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कोई कंपनी रख सकती है, एनजीओज हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, तो जो बेसिकली या कोई कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हो गई, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस रखते हैं ना, इंस्टीट्यूशन जो रखते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओज हो गया आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फिर कंपनी हो गया यहाँ पे आपका नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे आप लोग रहते हैं वो हाउसिंग सोसाइटी हो गई, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया या कोई अदर बॉडी, क्या भी सेक्रेटरीज हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आगे। तो पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है कि वो सेक्रेटरी जिसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोई पर्सन करता है। पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल करता है। बिजी पर्सनालिटीज होती है ना, वो इसका अपॉइंटमेंट करती है। इसको पीए भी बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट असिस्टेंट भी बोलते हैं, कि बोलते हैं ना ये हमारा पीए है। तो फर्स्ट पैरा में यही इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल असिस्टेंट होता है, अपॉइंट कौन करता है उसको? बिजी इंडिविजुअल्स। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कोई प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, डॉक्टर, सीए, लॉयर्स, वो सब इसमें आ गए। अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे कवर्ड हो गया अपना, ये लोग अपॉइंट करते हैं ना इसको, बिजी इंडिविजुअल्स। कुछ एग्जांपल्स है, डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, सीए है, एक्टर, पॉलिटिशियंस है, लीडर्स है, मिनिस्टर्स है, एट्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऐसा कुछ कंपलसरी कोई फिक्स क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं कर सकते कि ये इंसान को ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बट वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर की जॉब के ऊपर कि एम्प्लॉयर की जॉब के हिसाब से उसको क्या क्वालिफिकेशन पोजेस करनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशंस वो होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए उसको, जहाँ पे भी है क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है उसको लैंग्वेज का प्रॉपर करस्पॉन्डेंस का लेटर लिखने का नॉलेज होना चाहिए, और फिर उसका और नॉर्मली जो उसको पढ़ने लिखना आना चाहिए बेसिकली। तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुएशन हो तो अच्छा है। ग्रेजुएशन मतलब 15th या बैचलर्स डिग्री होती है ना, बैचलर्स डिग्री, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। गुड कमांड ओवर लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, जो भी है, हिंदी, इंग्लिश। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, इंटरनेट का नॉलेज है। और क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि वो कहाँ पे जॉब कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी क्या होगा? जो इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, या ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपॉइंट किया सेक्रेटरी, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, विच इज़ अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा था नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी। अभी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है? ऐसा जो बिजनेस जिसका एम क्या, प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो किसी आर्ट, कल्चर, साइंस या ट्रेडिशन, स्पोर्ट्स, डांस, किसी को प्रमोट करता है वो, या स्पोर्ट्स हो गया आपका, वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो इसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए। ये सोशल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को, आर्ट को, स्पोर्ट्स को। इसका इंटेंशन क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसके नाम में ये नॉन प्रॉफिट है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? नॉर्मली जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, जिसने इसको बनाया, वो एक कमेटी बनाते हैं, मैनेजमेंट कमेटी। फिर वो कमेटी एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है उसको संभालने के लिए, उसका कामकाज, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करता है। तो कमेटी जो सेक्रेटरी अपॉइंट करती है वो फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो सैलरी बेसिस पे हो सकता है, ऑनरेरियम हो सकता है, तो वो उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो मैनेजमेंट कमेटी फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, यहाँ पे ये सैलरी और ऑनरेरियम बेसिस पे हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स दिए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस के, रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, आपने ये दो नाम सुने भी होंगे। कोई भी स्पोर्ट्स क्लब भी होते हैं,
जैसे कि हमारा अंधेरी में है कल्चरल क्लब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सब क्या है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर यहाँ पे काम करना है तो उसको क्या डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई डिग्री प्रिस्क्राइब नहीं किया उन्होंने, वो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग अलग होगा, तो उसका जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसको, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह होनी चाहिए, वो लीडरशिप वगैरह वो जो नॉर्मल स्किल जो ह्यूमन बीइंग में होती है वो तो होनी चाहिए, बट कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। वो डिपेंड करता है बिजनेस कि वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है। नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, लेकिन ही शुड बी एक्वेंटेड, मतलब उसको परिचित होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए किस बात का, ऑब्जेक्ट्स एंड बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस कंपनी में वो काम कर रहा है ना उसके मतलब उसके बारे में थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए कि वो कंपनी में क्या काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। फिर फाइलिंग का नॉलेज होना चाहिए। फाइलिंग मतलब ये कंपनी को कुछ रिटर्न वगैरह फाइल करने होंगे, इनकम टैक्स के हो गए या कुछ दूसरे पेपर, तो उसका नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर्स का बेसिक नॉलेज, करस्पॉन्डेंस लेटर वगैरह लिखना आना चाहिए उसको। तो मतलब ये सब बेसिक चीज़ें हैं वो उसको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सेक्रेटरी देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स कुछ मेंबर्स वॉलंटरी मिलके कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं। मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करने के लिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। फिर इसको जो भी स्टेट है, हर एक स्टेट का अपना एक्ट होता है, तो उस एक्ट में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि महाराष्ट्र का 1960 का है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960। ऐसा अगर किसी स्टेट का पर्टिकुलर एक्ट नहीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक दूसरा एक्ट है 1912 का, पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आप और भी आगे पढ़ोगे उसी में डिटेल में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के पार्ट 1 में। तो मिनिमम 10 मेंबर चाहिए फॉर्म करने के लिए, मैक्सिमम नो लिमिट। और ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से करते हैं लोग। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, आपने कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारी देखी होगी, NKGHB कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि एग्जांपल। फिर यहाँ पे वसई विकास जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक। तो बैंक के आगे पीछे जो कोऑपरेटिव लगा रहेगा ना बैंक के पीछे, वो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ गई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव स्टोर्स होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आ गए। तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होता है वो कैसे अपॉइंट होता है वो देखते हैं। जैसे कि आपके घर की बात कर रहा हूँ, जो आप जिस बिल्डिंग में रहते होगे वो मे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, रजिस्टर्ड भी होगी, उसके पीछे LTD लिखा रहेगा। हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो इसके पीछे LTD लिखा रहेगा, लिमिटेड होगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा आपका। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कमेटी होगी जो उसको सोसाइटी का काम संभालती है, उसको बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी या मैनेजमेंट की कमेटी। तो उस मैनेजिंग कमेटी में से कोई एक इंसान सेक्रेटरी बन जाता है, और वो सेक्रेटरी क्या करता है, कमेटी में से कोई सब लोग उसको वोट देते हैं सेक्रेटरी को, और वो सेक्रेटरी बनता है और फिर वो सोसाइटी के लिए काम करता है। नॉर्मली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोई दूसरे जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो सेक्रेटरी होता है ना उसको पे नहीं करते, वो ऑनररी बेसिस पे काम करता है, मतलब फ्री में काम करता है। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सेक्रेटरी फुल टाइम हो सकता है, उसको सैलरी भी देती है। तो इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं मतलब वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब जो उनके बिहाफ पे काम करेगा। मैनेजमेंट कमेटी में से किसी एक को खड़ा कर देते हैं और वो उसको क्या बना देते हैं, सेक्रेटरी। और वो नॉर्मली फ्री में काम करता है, ऑनररी बेसिस पे काम करता है फ्री में। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सेक्रेटरी को फुल टाइम काम रहता है और उनको पगार मिलता है, सैलरी मिलती है। क्वालिफिकेशन कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, बट एक नॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉर्मली बैचलर्स। और जो सोसाइटी का है ना, ये सोसाइटी में रजिस्टर होता है, तो सोसाइटी जो एक्ट है ना उसके हिसाब से कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सोसाइटीज़ के ना बायलॉज पता होने चाहिए उसको, ये एक्ट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत कि सोसाइटीज़ एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उनको कौन कौन से रिटर्न सबमिट करने होंगे, उनके सोसाइटीज़ में मीटिंग बुलानी, मीटिंग बुला के एक मिनट्स बुक होती है वो मेंटेन करना, उस पर साइन करना, तो वो सारे काम उसको प्रॉपर करने हैं सेक्रेटरी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक। तो नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या हम इसको सिंपली कंपनी समझ, जिसकी कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी क्या होती है सबसे पहले वो देखते हैं। कंपनी मतलब ऐसा बिजनेस जो कंपनीज एक्ट 13 या उसके पहले के एक्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब जिस बिजनेस ने अपने आप को एज ए कंपनी बोला है वो कंपनी में रजिस्टर्ड है। तो कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ
कि अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है, आपको फॉर्म करनी है, तो आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 लोग चाहिए। और 1 पर्सन कंपनी बनानी है तो नाम में ये इसके 1 पर्सन कंपनी, तो 1 लोग चाहिए। तो कंपनी ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इस कंपनी को संभालने के लिए जिसको रखा है, कंपनी का सारा काम देखने के लिए, वो कंपनी सेक्रेटरी हो जाता है। अब इसको क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आगे हम देखेंगे इसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप कोई भी कंपनी को उठाकर देख लो, उसके बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगा आपको करोड़ों रुपए में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो सेक्रेटरी होता है ना, इसका एक मेन ऑफिसर होता है, की मैनेजरियल पर्सोनल के अंडर आता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट नीचे आता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देता है, गाइड देता है, उनको पॉलिसी मैटर्स में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसकी क्वालिफिकेशंस और अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो कंपनी सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? नॉर्मली कंपनीज में जो मेंबर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स, वो लोग अपने कंपनी को मैनेज करने के लिए किसी को अपॉइंट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कंपनी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, तो वो कंपनी में जाके कंपनी को संभाल नहीं सकते। तो वो लोग किसी और को बोलते हैं, मतलब किसी और को इलेक्ट करते हैं, किसी और को चूज़ करते हैं कि वो उनके बिहाफ पे कंपनी संभालेगा। उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स ना वोटिंग करते हैं, उनकी मीटिंग होती है। अब ये सब कैसे होता है वो आगे हम पढ़ेंगे कंपनी मीटिंग्स में। तो वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। फिर जितने, एक डायरेक्टर नहीं होता कंपनी में, बहुत सारे होते हैं, 2 या 3 होते हैं कम से कम। पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। तो वो लोग मिलके उन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक इंसान अकेला रहेगा तो बोलेंगे डायरेक्टर, और उन सबको मिला के बोलेंगे बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो डिपेंड करता है, कंपनी में मिनिमम 2 या 3 हो सकते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लोग लेते हैं। सारा टॉप पॉलिसी, टॉप मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो सब कंपनी को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, कंपनी को कैसे करना है, क्या करना है, कौन से प्रोजेक्ट लेने हैं, कौन से नहीं लेने। तो पॉलिसी जो फॉर्मेशन करना है ना, वो इनको करना है। तो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट भी ये लोग करते हैं। तो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग से हो जाता है, जब कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी बनती है। कंपनी जब बनाते हैं ना, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी सेक्रेटरी की साइन भी चाहिए होती है, कि उसको साइन करके बाद में सबमिट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी को देना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ता है, आरओसी को देना पड़ता है। एक फीस भर के वो वहाँ पे रजिस्टर करता है कंपनी का। तो इसके लिए उस टाइम पे भी इसकी जरूरत पड़ती है सेक्रेटरी की। वो डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करता है और उसको वेरीफाई करता है, डिक्लेरेशन देता है फिर। तो कंपनी सेक्रेटरी एक KMP में आता है, हमने जस्ट देखा, एक की मैनेजरियल पर्सोनल है। इसका कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। ये जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं। कंपनी के अफेयर्स मतलब सारी एक्टिविटी, सारे काम खुद नहीं कर सकते वो। तब वो क्या करते हैं, इसको जो इसके नीचे होता है सेक्रेटरी को बोलते हैं। फिर सेक्रेटरी वो सारे काम संभालता है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन, हाँ, इसको क्वालिफिकेशन चाहिए। उस कंपनी सेक्रेटरी के पास एक डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये कंपनी का सेक्रेटरी है ना, तो उसका मेंबरशिप होना चाहिए ICSI का, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मतलब उसको इसके पास से पढ़ लिख के एक डिग्री लेनी पड़ेगी CS की। उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकता है या कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है। तो क्लियर हो गया ये आप सबको? चलिए आगे देख। तो नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है। गवर्नमेंट 2 टाइप की हो सकती है, स्टेट या सेंट्रल। सेंट्रल मीन्स यूनियन। तो यहाँ पे वही मीनिंग दिया, दोज डिपार्टमेंट विच आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट करेगी। इसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन भी चाहिए उनको। तो हर एक मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट्स के हर एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फिर वो पब्लिक वेलफेयर हो गया, HRD हो गया। तो इन सब जो डिपार्टमेंट है, इन सब के लिए एक हेड अपॉइंट होगा जो सीधा मिनिस्टर के अंडर में काम करेगा। मतलब सपोज एक फाइनेंस जो हेड है, मतलब फाइनेंस का जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसके नीचे जो सेक्रेटरी काम करेगा वो फाइनेंस सेक्रेटरी होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्प करेगा, गाइड करेगा डिसीजन लेने के लिए। तो फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्री का,
या डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनियन मतलब होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट दो लेवल पे फंक्शन करती है, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे। यूनियन मतलब पूरे कंट्री के लेवल पे। तो कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि यूनियन लेवल पे एग्जांपल दिए, फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, डिफेंस सेक्रेटरी जो डिफेंस का हेड होता है, और होम सेक्रेटरी होम अफेयर्स का जो हेड होता है। अभी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उनको डिपेंड करता है वो किस में है, मतलब यूनियन में या स्टेट गवर्नमेंट में। तो हर एक स्टेट की अपनी एग्ज़ाम्स होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए, और महाराष्ट्र का MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एग्ज़ाम जो पास करता है, या जो IAS का एग्ज़ाम होता है, ये आपको नाम याद रखो, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो ये एग्ज़ाम्स क्लियर करता है वो इन डिपार्टमेंट्स का हेड बन सकता है। MPSC जो एग्ज़ाम क्लियर करता है वो महाराष्ट्र का कोई डिपार्टमेंट होगा। ऐसे हर एक स्टेट का अपना अलग एक डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होती है। जो वो एग्जामिनेशंस क्लियर करता है, क्रैक करता है, उसका इंटरव्यू होने के बाद उसको डिपार्टमेंट का हेड बना सकते हैं, मतलब सेक्रेटरी बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ ए सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या काम करता है, तो वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है, मतलब उसका एम्प्लॉयर कौन है, इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इंस्टीट्यूशन में भी अलग अलग जगह पे उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट यहाँ पे कुछ बेसिक या कॉमन ड्यूटीज़ लिस्ट आउट की है, तो वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस वर्ड बार बार आ चुका है, इसका मीनिंग क्या होता है कि लेटर राइटिंग करना बेसिकली। तो जो लेटर्स आ रहे हैं इनवर्ड और आउटवर्ड, किसी को रिप्लाई देना, कोई मेल आया तो उनका रिप्लाई करना, वो सब काम कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। तो इसमें क्या दिया, देखो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल्स, जो मेल आए या हमने किए, हमने मतलब सेक्रेटरी ने किए। फिर रिप्लाई करना आउटसाइडर्स, कस्टमर की कंप्लेन हो सकती है, कुछ एम्प्लॉय का कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी का भी कोई क्वेरीज हो सकता है तो उसको रिप्लाई करना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना, लीगल फॉर्मेलिटी को लेके, लीगल कंप्लायंसेस को लेके, या कोई अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो एम्प्लॉय हो, मेंबर हो, क्रेडिटर हो कंपनी का जिसको पैसा देना बाकी है, या कंपनी के कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, वो भी इसका काम है। ये कस्टोडियन होता है ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का, वो भी इसका ही काम होता है। फिर ऑफिस को संभालना, डे टू डे और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ इसके हाथ में होती है। सारा डे टू डे काम इसको देखना पड़ता है। ऑफिस का जो प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, किसी का ट्रेनिंग का काम है, वो भी इसको देखना पड़ता है। ऑफिस को सबको ड्यूटीज़ फिक्स करना, उनको सुपरवाइज करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, देखना कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन होगा, सेक्रेटरी होगा। तो वो सारा काम इसका है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या कॉमन काम होता है इनका, एक रिसेप्शन का जो फंक्शन होता है ना, रिसेप्शनिस्ट जो काउंटर पे बैठता है, कॉल्स अटेंड करता है, वो सब काम भी इसका होता है। कि कोई फ़ोन कॉल्स आया तो उसको अटेंड करके उसको रिप्लाई दो, फिर कोई विजिटर्स आया मिलने तो उसकी मीटिंग क्या कब है, क्या इंपॉर्टेंट काम है, वो सब देखना, तो वो सब इसका काम है। टेलीफोन कॉल्स अटेंड करो, विजिटर्स को हैंडल करो, अटेंड टू इंक्वायरीज, कोई इंक्वायरी के लिए आ सकता है तो उसको हैंडल करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो जो बॉस के साथ है, वो इसका काम है। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, फाइनेंस के बारे में काम करना, बैंक का काम इसको देखना पड़ता है, चेक वगैरह इशू हुआ, कितना कैश आया, कितना गया, थोड़ा बहुत उसको काम वो भी देखना पड़ता है। मतलब ओवरऑल इसको सब काम करना पड़ता है। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक का कुछ लेना देना, तो बैंक इसको जाना पड़ सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब खाता, हिसाब किताब मेंटेन करना। रिसीट्स कितना, पेमेंट कितना, वो उसको देखना, मतलब कितना कैश आया, कितना गया। फिर और इन्फॉर्मेशन देना, जब भी बॉस कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा ना कि अभी अपने पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये कम हुआ कि नहीं हुआ, वो कम हुआ कि नहीं हुआ, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो ला के उसको देने का, चाहे वो एम्प्लॉयर मांगे या जिसने इसको अपॉइंट किया मैनेजमेंट, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैनेजमेंट होता है ना, तो उसको देना, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो उसको देना, जो भी उसको मांग रहे हैं। फिर मीटिंग बुलाना, ये इसका काम होता है। जैसे कि इंडिविजुअल है तो मीटिंग अरेंज करना उसके बॉस की, एम्प्लॉयर की और अदर पार्टी के बीच में, तो बॉस के डिस्कस करने के बाद वो अरेंज करता है। फिर कंपनी की मीटिंग बुलाना, तो कंपनी में अलग अलग मीटिंग होती है, जैसे कि जनरल मीटिंग होती है, वो शेयर होल्डर की होती है। फिर बोर्ड मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। फिर जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसकी मीटिंग होती है। फिर किसी और दूसरी पार्टी की मीटिंग हो सकती है, क्लास मीटिंग बोलते हैं उसको।
ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे मिनट्स ये मीटिंग चैप्टर में। तो मीटिंग बुलाना तो वो इसका काम है, मीटिंग अरेंज करना, वहाँ पे प्रॉपर जगह की बंदोबस्त करना, चाहे वो मीटिंग जनरल मीटिंग हो, जनरल मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग या मेंबर की मीटिंग, शेयर होल्डर या मेंबर की मीटिंग, बोर्ड मतलब डायरेक्टर की मीटिंग, और मैनेजिंग कमेटी मतलब ये एक तरह की जो कंपनी की बात नहीं करे, किसी और सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं ना, उनकी मीटिंग होती है, तो उसको मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बोलते हैं। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस मतलब रूल्स। अभी कंपनीज एक्ट में ऐसे रूल्स होते हैं कि उनको, जैसे कि जनरल मीटिंग को लेकर रूल्स है उनके, जनरल मीटिंग को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। कंपनी को साल में कम से कम एक बार ये मीटिंग बुलानी पड़ती है। जब उनका अकाउंट क्लोज होता है ना 31 मार्च, उसको लेके 6 महीने के अंदर उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला हुआ है, रूल है, ये कंपनीज एक्ट का रूल है। तो इसके हिसाब से इसको मीटिंग अरेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मीटिंग बुलाने के लिए अपने को नोटिस भेजना पड़ेगा सबको। भी नोटिस ऑनलाइन भेज सकते हैं, मतलब या तो पेपर में, फिर उनके ईमेल आईडी पे, या उनके घर पे कुरियर कर सकते हैं। तो नोटिस बना के भेजना पड़ेगा कि मीटिंग कब है, कहाँ है, कितने बजे है, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, वो एजेंडा हो गया आपका। फिर मीटिंग होने के बाद उसकी समरी लिखना, एक बुक बनाता है सेक्रेटरी और वहाँ पे उसकी समरी लिखता है, इसको बोलते हैं मिनट्स बुक, कि मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए। तो इसकी समरी भी लिखनी पड़ती है यहाँ पे मिनट्स बुक में। तो ये मिनट्स बुक इसको मेंटेन करना कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपलसरी होता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका एक समरी। स्टैट्यूटरी फंक्शन, स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी बाय लॉ, ऐसा काम जो बाय लॉ करना पड़ेगा, जो लॉ ने बोला हुआ है, वो स्टैट्यूटरी फंक्शन। टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, प्रोविजंस मतलब रूल्स। हम पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट देखने वाले हैं। अभी सपोज हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 13। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है। ऐसे हर एक बिजनेस के लिए ना अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, तो उन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जनरल एक्ट है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट। अपने को इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से अपने को टैक्स भरना पड़ेगा ना, हर एक को टैक्स भरना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है तो स्टैम्प एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। फिर जब भी दुकान खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, तो इसका एक सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेना पड़ता है, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे मिलेगा अपने को। जैसे कि महाराष्ट्र का है बॉम्बे शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट। फिर GST भरना पड़ता है तो GST एक्ट फॉलो करना पड़ेगा जो 2017 का है। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जो उसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, फॉर्मुलेटिंग करना मतलब प्रिपेयर करना, बनाना, मतलब प्रिपेयर करो या बनाओ। पॉलिसीज मतलब प्लान्स। अभी ये सेक्रेटरी क्या करता है, जो बोर्ड होता है ना उसके नीचे काम करता है, डायरेक्टर के अंडर काम करता है, या जो मिनिस्टर है उसके नीचे काम करता है। वो डिपेंड करता है किस जगह पे है। तो वो क्या करता है, उनको ना असिस्ट करता है। असिस्ट करना मतलब उनको हेल्प करता है, उनको गाइड करता है, उनको बताता है कि कैसे काम होना चाहिए। फिर वो उनके ऊपर है, उनकी डिसीजन को मानना या ना मानना, उसकी सलाह लेना या ना लेना। बट वो एक्सपर्ट एडवाइस उनको देता है और वो उसको कंसिडर करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी वो ऐसी हवा में तीर नहीं मारता है। इसके लिए वो क्या करता है, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करता है, मतलब कुछ फिगर कलेक्ट करता है, रिसर्च करता है। उसके बाद में वो बोलता है कि देखो पास्ट रिजल्ट ये है और अपने जो प्रेजेंट कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं, तो अपने को ये करना चाहिए। तो वो एक गाइड देता है, अपने को गाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को जब भी जो भी मांगेगा। ये ऑलरेडी पॉइंट हमने आगे देखा हुआ है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए या जिसने उसको अपॉइंट किया, मैनेजिंग कमेटी को या डायरेक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब देख रेख करना, संभालना, मैनेज करना। तो सब मैनेज करने का काम इसके हाथ में।
नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम इसके हाथ में आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को ये रिक्रूट करना है, उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना, उनका ट्रांसफ़र करना, फिर उनको काम देना, ड्यूटीज़ अलोकेट करना, फिर इसको देखना कि वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, सुपरवाइज करना, सब काम इसके अंडर होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, मतलब जॉब पे अपॉइंट करना। ऑफिस वर्क बांटना, मतलब अलोकेट करना, किसका क्या काम रहेगा वो डिसाइड करना। फिर देखना सब काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। ट्रेनिंग देना, नए नए एम्प्लॉय आएंगे तो उनको ट्रेन करना। प्रमोशन करना, जो अच्छा काम करेंगे उनका प्रमोशन करना। फिर इसके अलावा और क्या काम है, मेंटेन्स ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब जो बाय कंपलसरी लॉ है, जो कंपलसरी मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ एग्जांपल दो, जैसे कि मिनट्स बुक मेंटेन करनी पड़ेगी कि मीटिंग में क्या हुआ उसका लिखना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, अटेंडेंस के, मेंबर के, चार्जेस के, डिबेंचर होल्डर के। बहुत सारे रिटर्न्स मेंटेन करने पड़ते हैं। 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, ये लॉ ने बोला हुआ है। तो ये स्टैट्यूटरी बुक्स उसको मेंटेन करनी है सेक्रेटरी को, ये सेक्रेटरी के हाथ में होगा सब काम। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।